हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 23 मार्च है, शहीदी दिवस इसको बोलते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीन लोग इनको आज के दिन फांसी हुई थी ब्रिटिश हुकूमत में। और जो भगत सिंह जी हैं उनके जीवन के ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं, बहुत सारे पहलू हैं जिनसे आज का युवा अछूता है। मतलब उस पक्ष के ऊपर बात नहीं होती है या शायद उस पक्ष की उनको जानकारी नहीं है। तो आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में मेरे मेहमान हैं आदरणीय डिम्पल सिंह जी। आप एडवोकेट हैं, वकील हैं। तो हम उनके जीवन के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये प्रश्न रखूंगा आपके सामने कि भगत सिंह जी आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं? देखिए, आज का जो दौर है मेरे हिसाब से वो दौर नहीं है। आज भगत सिंह को मानने वाले तो मिल जाएंगे, पर भगत सिंह जी के राह पे चलने वाले बहुत कम लोग, क्योंकि आज का युग जो स्वार्थी युग है। तो हर आदमी पहले अपना स्वार्थ देखता है, और देश के लिए अगर आपको कुर्बानी देनी है तो आपको पहले तो मतलब अपना स्वार्थ जो एक साइड रखना पड़ेगा, जो आज की डेट में थोड़ा मुश्किल लगता है, प्रासंगिक नहीं लगता है। जैसा कि आपने सवाल पूछा कि कितने प्रासंगिक हैं। आज अगर आप समाज को देखेंगे तो जब भगत सिंह के बारे में जब भी बात होती है या उनकी याद दिमाग में आती है तो लोगों के मन में सहसा ये बात उठ जाती है कि उनका जो रास्ता था वो वायलेंस का था, वो हिंसा का था। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगत सिंह जी एक महान क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक महान विचारक और एक मतलब उम्दा लेखक भी थे और बहुत बेहतरीन वक्ता भी थे। और इसका प्रमाण है जेल में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक एक शहीद की जेल इत्यादि। और उन्होंने जेल में रहते और जेल के बाहर भी मुझे लगता है कि सैकड़ों पुस्तकें जो है पढ़ी, और इससे ये साबित होता है कि वो महज एक क्रांतिकारी नहीं थे और सिर्फ उनका वायलेंस उनका जो है मेन हथियार नहीं था, वो एक महान विचारक भी थे। तो फिर ऐसा क्यों है कि मतलब अब आज़ादी के लगभग 76 साल हो गए, हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अगर हम भगत सिंह के बारे में बात करें तो उनके साथ हम ये चीज़ जोड़ते हैं कि अनसंग वॉरियर, यानी जी बिल्कुल, वो अनसंग उपलब्धि मिलनी चाहिए। ही इज डेफिनेटली एन अनसंग वॉरियर ऑफ इंडिया, बिकॉज ही डिडंट गेट द अप्रिशिएशन एंड द फेम he should have got. I don't know why, what happened and who written the history and why somewhere he's declared terrorist. Although he was the patriot and he fought for our country, sacrificed his life for our country, but I don't know why he is defined as terrorist somewhere. उनके बारे में उन्होंने एक लाइन बोली थी, लिखी थी, उनके विचार हैं कि जो क्रांति होता है वो बम और पिस्तौल से नहीं आता, बल्कि जो क्रांति की तलवार होती है वो विचारों के साम से तेज होती है। बेशक, यानी इसका मतलब वो इस बात के पक्षधर थे कि आपको बम और तलवार नहीं चलाना है, आपको हिंसा नहीं करनी है, आपको विचारों को मजबूत करना है, विचारों को आगे बढ़ाना है। लेकिन आज के समाज को देखेंगे तो सबसे बड़ी जो विसंगति समाज में आई है कि लोग सही को सही नहीं कह पा रहे हैं और गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं। कारण मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही कहा कि देखिए, आज का युग स्वार्थी युग है। आज लोग चीज़ों को सही और गलत से नहीं परखते हैं। लोग आजकल चीज़ों को अपने फ़ायदे के हिसाब से परखते हैं। कोई चीज़ गलत भी है, अगर वो मुफीद है, मेरे फ़ायदे के लिए है तो वो सही है, और अगर कोई चीज़ गलत भी है मेरे फ़ायदे के लिए तो सही है, और अगर कोई चीज़ सही है और वो मेरे खिलाफ है तो वो गलत हो जाती है। तो व्यक्ति विशेष का मतलब जो भी मतलब नज़रिया है वो चीज़ों को लेकर अपने फ़ायदे से ज़्यादा वो लोग उसका आकलन करते हैं। जब देखिए, अगर समय की बात होगी या स्वार्थ की बात होगी, जब अंग्रेज़ों का शासन था तो इस बात से भली भांति परिचित है कि जो अंग्रेज़ आए थे वो मुट्ठी भर थे, चाहे जो मुगल भी आए तो मुट्ठी भर थे, और हमारी संख्या ज़्यादा थी, फिर भी लोगों ने राज किया। ये स्वार्थ की वजह से ही लोग अपना फायदा देखने लगे। तब भी थे, लेकिन तब नेतृत्वकर्ता अच्छे थे, मतलब नेतृत्व करने वाले थे, लड़ने वाले थे। आप अगर शिवाजी का नाम ले लीजिए या महाराणा प्रताप का नाम लीजिए, या अभी अगर हम भगत सिंह के बारे में बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस समय भी अंग्रेज़ों के क्या बोलते हैं उसको, गुप्तचर हुआ करते थे, यानी वो इंडियन थे, वो सारी सूचना उनको पहुंचा दिया करते थे।
लेकिन आज के समय में क्या है कि आज के समय में हमको लगता है कि जो नेतृत्व करने का जो पैटर्न है वो बदल गया है और सही नेतृत्व करने वाला नहीं मिल रहा है। मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि तब का एरा और आज का एरा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने जो कहा कि तब भी लोग गुप्तचर होते थे, वो भारतीय होते थे, बड़ी संख्या में भर लोगों ने आकर हम पर राज किया क्योंकि उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट की। ये बात सही है, पर आज तब वो बाहर से आए थे, उन्होंने बाहर से आके हमें तोड़ा लड़ाया और हमारे पर राज किया। आज वही काम हमारे देश के नेता कर रहे हैं और नेता कभी नहीं चाहेंगे। वो बाहर से थे, आए थे, चले गए बाहर, वो अपना करके जो करना था। पर आज जो हम पर शासन कर रहे हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से, वो हमारे देश के नेता है और वो कभी बाहर जाने वाले नहीं हैं और वो कभी हमें एक साथ रहने भी देने वाले नहीं हैं। आप देख सकते हो कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मतलब कैसे बड़े बड़े मुद्दों को दबाया जाता है हमारे देश में। अगर भगत सिंह को आप आज के समय में, आज के दिन पर अगर आप याद करेंगे तो उनके जीवन कैसी कौन सी कहानी है, कौन सा ऐसा पहलू है जो आपके दिल को छूता है या आपके लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है? देखिए, भगत सिंह जी की मतलब पूरी ज़िंदगी ही मतलब सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, मतलब हर एक भारतवासी के लिए मतलब बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। और मुझे अभूतपूर्व गर्व की अनुभूति हो रही है ये कहते हुए कि मैं उस समाज से आता हूँ जिससे श्री भगत सिंह जी आते थे। और अगर आज का युवा श्री भगत सिंह जी के मतलब पैर के मतलब धूल के बराबर भी हम लोग अगर उनके जीवन को मतलब अगर हम लोग अपने जीवन में संकल्पित करके मतलब उतार पाएँ तो ये हमारे लिए मतलब अपना जीवन सफल करने जैसा होगा। तो ऐसा क्यों है कि जैसे आप भगत सिंह की बात करते हैं या सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद इनकी बात करते हैं, आज के समाज में इस तरह का व्यक्तित्व क्यों नहीं पैदा हो पा रहा है? जबकि अगर आप शिक्षा का स्तर देखेंगे, लिटरेसी का रेट देखेंगे तो लिटरेसी का रेट बहुत ऊपर है अगर तब से तुलना करें तो। लिटरेसी हमारी बढ़ती जा रही है लेकिन नैतिकता हमारी घटती जा रही है। नहीं, क्या कारण है? देखिए, मुझे लगता है ना कि हर एक चीज़ का समय निर्धारित है। तो मुझे लगता है कि क्रांति का दौर फिर से आएगा। जब हमारे देश को ज़रूरत होगी तो वो क्रांति का दौर फिर से कोई आएगा और फिर से कोई भगत सिंह के जैसा हमारे देश में पैदा होगा जो मतलब ऐसा कुछ करेगा जो इतिहास के पन्नों में जो है दर्ज हो जाएगा, मतलब जब तक ये भारत का इतिहास रहेगा। तो मुझे लगता है वो समय शायद अभी ना आया हो और इसलिए हम ऐसा इसमें चर्चा कर रहे हैं कि कितने प्रासंगिक है भगत सिंह जी। हो सकता है कि कोई और क्रांतिकारी भविष्य में जब ज़रूरत हो देश को तो आए और ऐसे जो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराए अपनी महान गाथाओं से। एक कहानी मुझे अभी याद आ रही है, शायद आपको भी पता होगी कि एक बार की बात है कि शहीद आजम भगत सिंह के पिताजी खेत में काम कर रहे थे और वो बीज बो रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि पिताजी ये क्या है? तो उनके पिताजी ने बोला कि ये बीज है, अगर इसको हम बोएंगे तो अधिक मात्रा में जो है हमको फसल मिलेगा। तो छोटे बालक ने, उनकी उम्र महज 7-8 साल की रही होगी, तो उन्होंने बोला कि फिर हम बंदूक क्यों नहीं बोते हैं? अगर बंदूक बोएंगे तो हमारे पास ज़्यादा बंदूकें होंगी, फिर हम अंग्रेज़ों से लड़ पाएंगे। तो ये सब जो उनके विचार होते हैं आज भी जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि यार उम्र की कोई बंधन नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती। 13 साल की उम्र में अकबर गद्दी पर बैठा था। देखिए, जो मतलब महान लोग होते हैं ना, जो क्रांतिकारी जिनके विचार होते हैं, वो जब बात करते हैं तो उस समय सुनने वाले को अटपटा लगता है कि क्या बिना सिर पैर की बात कर रहा है, पर आगे चल के यही लोग जो है इतिहास लिखते हैं। भगत सिंह के कुछ विचार जो आपको प्रभावित करते हैं, जिनके बारे में आप बात करना चाहें। देखिए, भगत सिंह जी सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, एक महान विचारक भी थे और उन्होंने बहुत अपनी मतलब जेल में रहते हुए उन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी उन्होंने। तो मुझे लगता है कि हम लोग 10% भी अगर अपने जीवन में उतार पाएँ उनके भगत सिंह जी के आदर्शों को, तो हम एक महान इंसान बन सकते हैं आज के एरा में भी। भगत सिंह के बारे में एक और उनके विचार हैं जो मैं आधा अधूरा याद है लेकिन मैं कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के हित, जो लड़े दिन के हित, पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। यानी कि असली वीर वो है, असली बहादुर व्यक्ति वो है जो दूसरों के हित की रक्षा के लिए लड़े, चाहे भले ही उसका अंग अंग कट जाए लेकिन वो मैदान से पीछे ना हटे। तो ये होती है वीरता की। आज के वीरता की परिभाषा है कि आपके पास 8-10 चंगू मंगू होने चाहिए, आपकी अच्छी फोटोज ले लें और अगर अच्छी फोटोज आ रही है तो फिर आप वीर हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक सोसाइटी के तौर पे हम शायद मेरिट को महत्व नहीं दे पा रहे हैं, मेरिटों की सोसाइटी हम खड़ी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, देखिए, जो करंट एरा, यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक, मतलब
क्या बोलूँ मैं आपसे, मतलब अगर आप जरा सा कुछ बोलते हो ना सोशल मीडिया के ज़माने में, उसका लोग उसमें मतलब ऐड ऑन करके नमक मिर्ची लगा के उसको कहीं और पेश करते हैं और चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं, छोटी सी तिल का ताड़ बन जाता है। इसलिए डिप्लोमेसी बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम दीज कंट्रोवर्सीज। बिल्कुल, देखिए डिप्लोमेसी बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर आज तक का सबसे बड़ा डिप्लोमेट मानो, आज तक का, तो सबसे बड़े जो डिप्लोमेटिक व्यक्ति थे वो सुभाष चंद्र बोस जी थे जी। डिप्लोमेटिक थे। यानी कि डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि आपको अननेसेसरी किसी से लड़ना नहीं है, अननेसेसरी अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना है, लेकिन आप अपने डिप्लोमेटिक तरीकों का इस्तेमाल करके सही के पक्ष में खड़े हो। यानी आपको किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेनी है, अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी, अपनी जुबान गंदी नहीं करनी। सही और गलत का यहाँ तो पूरा पर्याय ही बदल चुका है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको। यहाँ नज़रिया हर आदमी का अपने हिसाब से है, मैं यहाँ सही और गलत का नज़रिया नहीं है, यहाँ सिर्फ फ़ायदा, मेरा फ़ायदा है तो चीज़ सही है, मेरा फ़ायदा नहीं तो चीज़ गलत है, सीधी बात। क्या एक समाज के तौर पे हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि जब भी बातें जातिगत होती हैं हम तुरंत उसका विरोध करें, उसके विरोध में खड़े हो जाएं? जातिगत संबोधन नहीं होना चाहिए, जातिगत बातें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इस बात का एकदम समर्थन करता हूँ, लेकिन समस्या ये है कि आपकी तरह सोचने वाले बहुत कम है अभी। मुझे लगता है मुश्किल से 1%, क्योंकि वो 1% में ही तो भगत सिंह थे। वो अगर वो 1% अगर आज सक्रिय हो जाए, कोई भी जो महान विचारक होता है ना, वो 1% वो अनोखा ही होता है, विरला ही होता है वो। अगर वो कॉमन हो जाएगा तो फिर महान नहीं हो पाएगा वो, ये तो फैक्ट है। ठीक है, पर मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि ये मतलब हमेशा जो मतलब क्रांति आती है, उस क्रांति का भी एक दौर होता है, उसकी लिखा हुआ है वो कि कब आएगा वो समय। शायद वो समय अभी नहीं है, 5 साल बाद आने वाला हो या 50 साल बाद आने वाला हो, मुझे नहीं पता, शायद मैं देखूँ या ना देखूँ, लेकिन जब भी नीड ऑफ द आवर होगी ना, जब मुझे लगता है कि इस देश को ज़रूरत होगी इस क्रांति की, फिर से वो क्रांति लिखी जाएगी और फिर से कोई क्रांतिकारी पैदा होंगे हमारे देश में। मैं चाहता हूँ कि मैं उस क्रांति को मैं अपने सामने देखूँ, और न सिर्फ सामने देखना चाहता हूँ, क्योंकि होता है ना कि भाई हमको सच के लिए लड़ना है तो अपना घर बार अपना काम नहीं छोड़ सकते, मत छोड़ो अपना काम, सारा काम करते रहो, लेकिन फिर भी आप अच्छे विचारों के साथ जुड़ सकते हो। बिल्कुल। और डिप्लोमेसी का मतलब है कि मैंने बताया कि काम होना चाहिए। नहीं, डिप्लोमेसी, आजकल डिप्लोमेसी का मतलब है कि आप सबसे संबंध बना के रखिए, अननेसेसरी किसी से अपना मतलब डिस्प्यूट ना करें, संबंध ना बिगाड़ें। बहुत सारी चीज़ों को देख के इग्नोर करना पड़ता है। मुझे आपको पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये गलत है, फिर भी आपको देख के आँख बंद करनी पड़ती है कि चलो क्या करना है, झूठ का संबंध बिगड़ेगा मेरा, छोटा सा समाज है, रहना है भाई, किससे आप झगड़ा लोगे। पता चला आपने किसी के खिलाफ, मतलब किसी के खिलाफ भी नहीं बोला आपने गलत के खिलाफ बोला, और वो गलत करने वाले 10 हैं, तो वो अपने ऊपर इनडायरेक्टली लेंगे ना कि मतलब ये गलत को बोल रहा है तो मैं ये काम करता हूँ तो मेरे ऊपर आ गई बात, वो 10 आपके बेवजह दुश्मन बन जाएंगे। तो बेसिकली समस्या ये है कि अगर आप सही को सही कहते हैं तो आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और यही कारण है कि लोग फिर हर आदमी स्वार्थी भी है ना यहाँ पर। आदमी सोचता है कि क्या नेसेसरी किसी डिस्प्यूट में पड़ना है, भाई फैमिली है, अपना काम है, चलो पड़े रहो, साला जो चल रहा है चलता रहेगा। पर जैसे आपने कहा ना, क्रांतिकारी, कोई ना कोई क्रांतिकारी विचारक आएगा और इस देश में फिर से वो जो आपके अंदर है, आएगा कुछ नहीं। आप जब अकेले में खुद से बातें करते होंगे तो किसी बात पे आप बहुत आवेशित होते होंगे, लेकिन आप उसको सुला देते हैं। मैंने एक बार प्रयास किया, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि शायद मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं कि मैं लोगों को या समाज को बदल पाऊँ। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था और बुरी तरीके से असफल रहा था उसमें, और उसके बाद काफ़ी डिसहार्टेन भी हो गया था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो है मेरे अंदर, पर अपनी एंड से अपने जो मुझसे बन पाता है समाज के लिए, लोगों के लिए, वो मैं प्रचार प्रसार करके नहीं, अपने हिसाब से मैं करता रहता हूँ, जिससे मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है, वो मैं करता रहता हूँ और करता रहूँगा। मुझे पता है कि मैं कोई समाज नहीं बदल सकता, पर जितना हो सकता है मैं लोगों के लिए कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। मुझे तो लगता है कि जैसे मान लीजिए कि समाज ऐसा है या आप ऐसे देखते हैं, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी, हमको उनको ऐसे ब्रीड करना है, ऐसे तैयार करना है कि वो अपनी जीविका के साथ साथ वो समाज के बारे में भी सोच पाए। आज के बारे में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम एक टोटलिटी को नहीं देख पाते। पता है, समाज के बारे में हम इंडिविजुअल सेंटर्ड हो गए। हाँ, समाज के बारे में सोचने वालों की कमी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लोग सोचते हैं, लेकिन लोगों की कुछ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से लोग बंद के रह जाते हैं, और कई बार तो पिस्ड ऑफ हो जाते हैं कि वाई कांट आई डू दिस। मतलब बहुत सारी ऑब्लिगेशंस हैं उनके, जिनकी वजह से वो मतलब मजबूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, आज भी हैं लोग समाज के बारे में सोचने वाले, और बहुत सारे लोग करते भी हैं अपने लेवल के हिसाब से, छोटा मोटा जो कर सकते हैं। पर अगर आपको चाहिए कोई मतलब कि नहीं बहुत बड़ा कोई मतलब क्रांति हो, तो उसके लिए
लिए तो कोई भगत सिंह जैसा सर फिर आएगा तभी कर पाएगा। मैं अभी आपको एक बहुत ही हास्यास्पद वाक़या बताता हूँ कि एक बड़े ही सम्मानित व्यक्ति हैं मुगलसराय के, तो मैंने उनको इनवाइट किया कि सर आपके साथ एक रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ मैं, और विषय मतलब सामाजिक मुद्दे ही थे, लेकिन 6 लेन 4 लेन का मुद्दा नहीं था। क्योंकि देखिए, अब एक रिपोर्टर के तौर पे, एक मीडिया के तौर पे आप किसी मुद्दे को उठा सकते हैं, लेकिन उस मुद्दे का बार बार इस्तेमाल करके आप दोहन नहीं कर सकते। आप एक तरह से भी एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा कि अगर मैं मीडिया में हूँ और मैं बार बार नींबू को ज़्यादा निचोड़ो तो कड़वा जाता है, वो शोषण हो जाएगा एक तरह से। और वो जो आज तक या जी न्यूज़ जो भी सारी चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें करते हैं कि मुद्दों को उठाते हैं, बार बार उठाते हैं, लेकिन हम उस तरह की मीडिया में नहीं है। तो मैंने उनको आग्रह किया कि सर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो वो बिना पूरी बात सुने उन्होंने बोला यार मुझे क्यों घसीट रहे हो। मतलब कहानी ये हो गई है कि व्यक्ति अपनी बात भी नहीं रखना चाहता है। ठीक, अगर मान लीजिए मैंने आपको इनवाइट किया, आप 4 लेन के ही समर्थक हैं या आपको उसके ऊपर बात ही नहीं करनी है, तो सिंपल सी बात है, आप उसको स्किप कर सकते हैं, कोई आपसे बुलवा नहीं सकता। एग्जैक्टली मैंने बोला ना कि आई वुड लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम दिस कंट्रोवर्सी। लिटरली आई सेड दैट। मेरे लिए भी वो मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा, देखिए मेरे लिए मुद्दा इसलिए नहीं है 6 लेन हो या 4 लेन हो। मैंने भी आपको बोला हर आदमी अपने फायदे से सही गलत देखता है, और यहाँ कुछ लोग हैं जिनका 4 लेन बनने से नुकसान है, कुछ लोग जिनका 6 लेन बनने से नुकसान है। तो मैं इसलिए एकदम इससे बिल्कुल भी मतलब दूर, मतलब इस मामले में नहीं पड़ा। शुरू से ही थोड़ा सा मैंने देखा कि यहाँ मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, लोगों का संबंध विच्छेद हो रहा है, मतलब इतनी कड़वाहट बढ़ गई धीरे धीरे कि मुझे लगा कि मेरे लिए आपसी संबंध ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए मैं इस पूरी कंट्रोवर्सी से खुद को दूर कर लिया। मैं इस मुद्दे को लेके क्यों जुड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगत सिंह के आदर्शों का अक्षरशः तो पालन नहीं कर सकता, लेकिन मेरे अंदर जो क्रांति है, क्रांति का मतलब कि अगर सही को सही कहना है और उसके लिए मेरे सारे संबंध टूट जाएं तो भी मुझे वो चीज़ स्वीकार होता है। और कारण क्या है कि कभी ऐसी मजबूरी नहीं रही कि मैं संबंधों के माध्यम से अपना घर चलाऊं या अपना जीवन चलाऊं, और मेरी अपब्रिंगिंग ऐसे हो गई। और मैं तो आपके अंदर वो है क्रांतिकारी विचार है आपके। वो भारत किसी ने ऐसा आरोप लगाया कि आप इसलिए इसकी बात करते हैं क्योंकि आप फेमस हो गए। तो मुगलसराय कितना बड़ा है आप मुझे ईमानदारी से बताइए। बिना कोई काम किए भी आप मुगलसराय में सारे लोगों को जानते हो, सारे लोग आपको जानते हैं, मुझे भी लोग जानते थे। मैं पेशे से एक टीचर हूँ। अगर जो 2, 4, 10 साल में जो भी बच्चे निकले हैं वो सारे बच्चे मुझे जानते हैं। तो लोगों का ये मानना है कि मैं फेमस होने कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे फेमस होना होगा, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हूँ, मैं इंटरनेशनल कंटेंट रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मैं इंटरनेशनली फेमस हो सकता हूँ। यहाँ पे फेमस होकर मुझे क्या मिलेगा, कोई डिस्काउंट तो मिलना नहीं है। लेकिन एक पल के लिए तो चूँकि मेरे लिए पहला अनुभव था। हर आदमी का अपना विचार होता है, आपके विचार से जो सही है आप उसको कर रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, और मैं इस बात का समर्थक हूँ। मुझे भी लगता है कि जो मेरा विचार है मुझे लगता है कि सही है, मैं उसको करूँगा। अपनी बातें किसी पे इम्पोज नहीं करनी चाहिए। आप भी किसी पे इम्पोज नहीं करते हो, मैं भी किसी पे इम्पोज नहीं। बस अपनी बातें आप किसी पे इम्पोज मत करो। आपको लगता है कि नहीं ये सही है, आपकी नज़र में सही है, आप बिल्कुल करो। आप चोरी नहीं कर रहे हो, आप बेईमानी नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं। हो सकता है कि मतलब आप कुछ लोग आपको कहें कि गलत हो आप, हो सकता है कि मुझे भी कुछ लोग कहें कह रहे हैं यार ये तो कैसा आदमी है, न्यूट्रल हो गया इस मामले में। भाई मेरे लिए जो चीज़ मतलब मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी थी मैंने उसको ज़्यादा महत्व दिया, सीधी बात है। मेरे लिए चूँकि 4 लेन 6 लेन की कंट्रोवर्सी की वजह से मेरे कुछ अपने संबंध ख़राब होते हैं, मुझे उसको देखते हुए इससे स्टेप बैक करना पड़ा मुझे इस मामले से। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे लिए जो ज़्यादा मेरे लिए प्रायोरिटी थी मैंने उसको ज़्यादा जिसके समर्थन में आप है, आपने मुझे बाद में बता दीजिएगा। 5 संबंध न टूटे। तो हम बहरहाल आते हैं सपोर्टर ऑफ 5 लेन। बहरहाल हम आते हैं भगत सिंह जी के ऊपर। वो एक एथिस्ट थे, यानी नास्तिक, यानी वो भगवान में नहीं मानते थे। हम जैसे मैं हिंदू धर्म में मानता हूँ तो इसमें है कि पुनर्जन्म होता है, यहाँ पुण्य करोगे तो वहाँ पे आपको फल मिलेगा, लेकिन वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। और जब उनका आखिरी क्षण था, जब उनको फांसी की तरफ ले जाया जा रहा था, तो विपरीत नेचर के विपरीत उनके चेहरे पे स्माइल था। वो देशभक्ति के गाने गा रहे थे और बड़ी सहजता से वो फांसी के फंदे पे झूल गए। क्या मनोदशा रही होगी उनकी, और उनको तो पता था कि मतलब हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। यही सब चीज़ें जो उनको महान बनाती हैं। और ये मत बोलिए मिलने वाला नहीं, उनको जो मिला है वो
लोगों को मिल ही नहीं पाता। नहीं, जो उन्होंने अचीव कर लिया 23 साल की उम्र में, जो वो कर रहे थे, उनको पता था कि मुझे इसका फल अगले जन्म में नहीं मिलेगा और मेरा पुनर्जन्म नहीं हो, क्योंकि वो इन चीज़ों में मानते ही नहीं थे। वो सिर्फ एक धर्म मानते थे, मानव धर्म, कि दूसरे की भलाई होनी चाहिए, इंसानियत की भलाई होनी चाहिए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर भाव था, मात्र 23 साल की उम्र। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि 23 वर्ष की अल्प आयु में जो उन्होंने कमा लिया, जो मतलब वो जो अपने साथ लेकर गए हैं ना, वो तो शायद मतलब बड़े बड़े लेके नहीं जा पाते होंगे। बड़े बड़े नाम, सिर्फ मैं इस देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े नाम जो उन्होंने 23 वर्ष की अल्पायु में जो कमा कर चले गए। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आते हो, खाली हाथ जाते हो, उन्होंने तो पूरी मुट्ठी अपनी मतलब भर कर लेके गए। आज तक लोग उनको याद करते हैं, ये है उनकी कमाई। अब मैं तो आपको बताऊं कि जब मैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, या भगत सिंह जी के बारे में पढ़ता हूँ सुनता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अंदर कुछ स्पार्क जैसा हो रहा है। और ये तो फैक्ट है कि जैसे आज हम उनके बारे में बैठ के बात कर रहे हैं तो एक गूज बम्स सा तो पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ ऐसे ही है, फीलिंग्स तो उनके बारे में बात करके भी आ जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैंने बोला ना कि वो एरा नहीं है कि कोई भी भगत सिंह बन जाए। उनकी अगर हम लोग चरण के धूल के बराबर भी हो जाए ना, तो हम लगेगा कि हाँ, हम लोग का जीवन सफल हो गया। मुझे ऐसा लगता है, जैसे हमारी अभी चर्चा हो रही है, हम भगत सिंह के उस पक्ष के बारे में भी बात कर रहे हैं जो शायद लोग नहीं जानते, कि वो एक इंटेलेक्चुअल भी थे। 300 से ज़्यादा किताबें उन्होंने जेल में पढ़ डाली और उन्होंने किताब लिखी, 500 से ज़्यादा किताबें पढ़ डाली। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो पढ़े लिखे नहीं थे, एक पढ़ा लिखा वर्ग भी क्रांति कर सकता है। और उन्होंने इस लाइन को बड़ी ही स्पष्ट कर दिया था। 12-13 वर्ष की आयु रही होगी उनकी जब ये जलियांवाला बाग कांड हुआ था। उसी दुखद हादसे से प्रभावित होकर उन्होंने जो क्रांतिकारी गतिविधियों में जो अपना शुरू किया। और उन्होंने देखिए कितनी सुंदरता से उन्होंने लाइन खींची थी कि कभी भी बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आ सकती। हम तो ये मानते हैं कि भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद मतलब आपके पास गन होनी चाहिए। देखिए वो नीड ऑफ द आवर थी। अगर उन्होंने बम भी फेंका तो आपको पता होगा कि वो बम जो मतलब किसी मानव हानि का बम नहीं था, वो सिर्फ अंग्रेजों को डराने के लिए या उन तक अपना एक मैसेज कन्वे करने के लिए था। मतलब उस बम का ऐसा कुछ नहीं था कि उससे किसी की मतलब किसी को लाइफ मतलब हाउ कॉज हो सकती थी किसी की, तो ये तो आपको पता ही है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मतलब किसी की जान लेने के लिए इस उद्देश्य से वो बम पटका था, वो सिर्फ अंग्रेजों को जगाने के लिए था। तो वो कहीं से भी हत्यारे नहीं थे और ना ही कोई आतंकवादी थे। वो महान विचारक थे और ये करना उस समय की मांग थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। समय की मांग तो अभी भी है। समय की मांग ये है कि सोचिए कि हम जो है हमारी लिटरेसी रेट 80 के अबव जा रही है। देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा। समय की मांग अभी भी है ना। आप लोगों ने 6 लेन का ये जो अभी रिवोल्ट शुरू किया है, सोशल मीडिया पे कितने लोग आते हैं? बड़ी संख्या में, मोर देन 1000। पर एक्चुअल प्लेस पे कितने लोग आए? दे आर डिप्लोमेट्स ना। उनको पता है कि यार क्या कंट्रोवर्सी में पड़ना। नहीं, उसमें उसमें खामी भी है। ग्राउंड पे आने वाले, देखिए मतलब किसी भी मतलब क्रांतिकारी जो योजना के लिए आपके साथ वैसे तो जुड़ जाएंगे, बहुत लाखों लोग जुड़ जाएंगे, पर एक्चुअल में जब ग्राउंड पे आना होगा ना तो लाखों में से आपके गायब हो जाएंगे, 1500 ही बचेंगे आपके पास। तो आखिर एक सोसाइटी के तौर पे आप बताइए कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? तब हमारे पास ऐसे सोसाइटी के तौर पे तो डेफिनेटली हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर रहे। क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास पैसे हो गए, क्योंकि एथिक्स को तो रख दिया है लोगों ने, आज के लोगों ने, ताकि भाई लिटरेसी रेट के साथ एथिकल चीजें भी तो ऊपर जानी चाहिए। पैसा कमाने के लिए आजकल देखिए भगवान सिर्फ पैसा है। पैसा कमाने के लिए अब क्या ही बोलूं, आप एडल्ट्रेशन का लेवल देख लो कहाँ पे पहुँच गया है। मतलब इंसान इतना गिर गया पैसा कमाने के लिए, कोई ये भी नहीं सोचता है कि मैं क्या बेच रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ। किसी के बच्चे खाएंगे, किसी के माँ बाप खाएंगे। अरे तुम्हारे बच्चे माँ बाप के पास अगर कोई सी चीज़ पहुँच जाए तो इंसानियत को तो बिल्कुल ताक पे रख दिया है लोगों ने पैसा कमाने के लिए। तो एज ए सोसाइटी जो आप बोल रहे हैं, हम लोग वी आर नॉट एट ऑल प्रोग्रेसिव। आपने एडल्ट्रेशन की बात की, जो खाना है जो उसमें मिलावट होती है उसकी बात की। उससे मुझे अभी एक वाक़या याद आया कि अमेरिका में किसी कोर्ट में जो मार्क जकरबर्ग है, उनसे कोई लॉयर बहुत ही सख्त लहजे में उनसे पूछ रहा है कि जो इंस्टाग्राम आपका प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे न्यूडिटी जो है बच्चों के सामने एक्सपोज हो रही है। तो जिस एडल्ट्रेशन की आपने बात की वो अलग है, लेकिन उस वर्ड से मुझे ये वाक़या याद आ गया और उनसे बड़े सख्त लहजे में उनसे पूछा कि जो बच्चे हैं
जो जिनके सामने वो एक्सपोज हो रहा है, और जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं उनको आपने फायर क्यों नहीं किया, या किया तो उसका क्या परिणाम है, क्या रिजल्ट है, आप उसका डेटा दीजिए। तो वहाँ पे अमेरिका में इन चीज़ों के ऊपर बात हो रही है। इंडिया में 12 साल के बच्चे का वो इंस्टाग्राम अकाउंट है, 10 साल के बच्चे का इंस्टाग्राम अकाउंट है, घर से कोई उसका कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट के लेवल पे कोई कंट्रोल नहीं है। और अगर आप इंस्टाग्राम खोलते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे ऐसे कंटेंट भर भर के पड़े हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ न्यूडिटी है, मतलब बड़ी संख्या में न्यूडिटी है। एग्री। हाँ, तो एक सोसाइटी के तौर पे हम अब साधन संपन्न तो हो रहे हैं, लिटरेसी का रेट ऊपर जा रहा है, लेकिन हम कहीं न कहीं मानसिक विकार से गिरते जा रहे हैं। सार्थक नहीं है ना वो बुकिश है खाली बस। एथिक्स तो मुझे लगता है कि और ख़त्म हो रहे हैं लोगों में, मतलब संवेदनाएं ख़त्म हो रही हैं, लोगों का लोगों से मिलाप, लोगों के प्रति जो मतलब एक दया भाव होता है, या मतलब वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। मतलब है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ी से ये विलुप्त हो रही है ये सब चीज़ें। जो अभी ऐसा लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं कि अगर भगत सिंह को लोग याद करते हैं तो लोग ऐसा चाहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो, लेकिन वो सामने वाले के घर में पैदा हो, वो हमारे घर में पैदा ना हो। एक पेरेंट्स के तौर पे आप इस बात से कितने सहमत हैं? देखिए, ये जो युग चल रहा है, मैंने आपको कहा ना, स्वार्थी युग है। तो मैं ही नहीं, ज़्यादातर लोग मेरे जैसा ही सोचते हैं। और जो आपने कहा अभी कि भगत सिंह तो पैदा हो पर मेरे नहीं, सामने वाले के घर में पैदा हो, तो मुझे लगता है 99% लोग ऐसा सोचने वाले होंगे। 99%। तो फिर क्या फायदा भगत सिंह के बारे में बात करके? अभी मैं बोल तो रहा हूँ आपको, शायद वो दौर नहीं आया है, वो टाइम नहीं आया है जब वाकई में हमारे देश को फिर से उस क्रांति की जरूरत है। अन्यथा वो क्रांति फिर से होगी और फिर से भगत सिंह पैदा होंगे। मतलब भगत सिंह जैसे देखिए दौर तो है। अब जैसे अभी आपने बात, अब हम पिछले चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है। हमारा देश गुलाम हुआ 1857 से ही क्रांति की शुरुआत हो गई थी ना, प्रदेश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में। तो कोई भी ये ओवरनाइट ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, इट टेक्स टाइम। तो हो सकता है कि वो अलग किसी ने जगा दिया हो या आगे जगा दे, और टाइम लगे उस चीज़ को मतलब बिल्डअप होने में। मतलब वो जो फीलिंग है देश में क्रांति की, वो बिल्डअप होने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट वो रेवोल्यूशन आ जाएगा। और स्टार्ट तो कहीं से होना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हो सकता है आप अपने बचपन के दिनों को याद कर सकते हैं कि स्कूलों में नैतिक शिक्षा की किताब चलती थी, जिस दौर में आपने पढ़ा, हमने भी पढ़ा, आपने चलती है। लेकिन अब वो नैतिकता की बात न स्कूल में हो रही है न घर में हो रही है। अब नैतिकता की बात स्कूल में कैसे होगी? स्कूल का माहौल देख रहे हैं आप। हाँ। स्कूल वाले खुद मॉरलिटी को मतलब ताक पे रख दिए पैसा कमाने के लिए। हाँ। तो जब स्कूल वाले खुद मॉरलिटी को साइड में रख चुके हैं तो क्या मॉरलिटी पढ़ाएंगे वो? तो आखिर एक समाज के तौर पे हम ऐसे क्या कदम उठाएं कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भगत सिंह तो नहीं बन सकती, लेकिन कम से कम उसको समाज की भी उतनी ही परवाह हो। नहीं, देखिए मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, लोगों को समाज की परवाह है, लेकिन लोगों को समाज से ज़्यादा अपने परिवार की परवाह है। बात समझिए आप। हर आदमी स्वार्थी है। मैं बार बार, मेरा एम्फेसाइज इसी बात पे है कि ऐसा नहीं है कि लोग नहीं सोचते हैं भला, लोग सोचते हैं, लेकिन पहले अपना भला सोचने लग जाते हैं। मुझे अभी तक ये गणित समझ में नहीं आती है। जिससे मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ कि भैया मेरे घर में मेरा खर्चा जो चलेगा वो मेरी योग्यता पे जो मैं कमा लूँ उससे चलेगा। मैं किसी से उसका अगर बुरा स्वीकार भी कर लूँ तो उससे मेरा क्या चलने वाला है कि मैं उससे स्वीकार करूँ। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। हाँ। आपका कोई एम्प्लॉयर है, ठीक है, आप कोई ऐसा रिवोल्ट करते हो जिससे आपके एम्प्लॉयर का लॉस हो रहा है, तो एम्प्लॉयर तो आपको फिर फायर कर देगा, फिर तो आप घर बैठ गए। तो कोई ऐसा काम करने से पहले सोचोगे ना कि साला मैं ऐसा कोई काम ना करूं कि मेरे एम्प्लॉयर का लॉस हो जाए, पता चला मेरी जॉब ही चली जाए। तो ये आप पे भले ना लागू होता हो, पर बहुत सारे लोगों पे लागू होता है। हाँ। मेरे साथ कहानी है कि मैं अपने एम्प्लॉयर को फायर कर देता हूँ। मतलब वो कभी ऐसा सोच यू आर क्लास अपार्ट। वो कभी सोच नहीं पाते कि चलो इसको निकालते हैं, क्योंकि उनके सोचने से पहले अगला जा चुका होता है। नहीं, तो आपके विचार क्रांतिकारी हैं। मुझे ऐसा लगता है, बहुत अच्छी बात है। अगर मेरा कोई घर बच्चा हुआ, कोई बच्ची हुई, तो मैं उसे पहला चीज़ तो ये सिखाऊंगा कि अपने बल पे कैसे सर्वाइव करना है, और दूसरी चीज़ कि गलत को गलत कहने से कभी अपने बल पे कैसे सर्वाइव करोगे बताओ। आप कोई भी बिजनेस करो, कोई भी प्रोफेशनल आप मतलब हो, आप कोई भी प्रोफेशन में जाओ, अपने बल पे कैसे करोगे? अपने चार दीवारी के अंदर कैसे करोगे? मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। यू नीड पीपल ना, स्टिल फॉर ऑनलाइन यू नीड पीपल ना। मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा फॉर ऑनलाइन ट्यूशन यू नीड पीपल ना। बात समझिए आप।
घूम फिर के तो सोसाइटी में ही आना है ना आपको। मुगल सराय के अगर 2000 लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे क्या फ़र्क पड़ता है? लखनऊ वाले देखेंगे, दिल्ली वाले देखेंगे। आप फिर गलत चलेगा। आप सब्सक्रिप्शन की बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सही की। आप नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इंडिविजुअल, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल ना। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके सामने गलत और सही हो रहा है तो आपको वो रास्ता खोजना पड़ेगा। अच्छा, डिप्लोमेटिक हमारे छोटे शहरों में तो फिर भी इतनी मोरालिटी बची है, इतना अपनापन बचा है कि कोई स्ट्रेंजर भी अगर रोड पे स्ट्रैंडेड है या किसी का एक्सीडेंट हो गया तो 4 लोग 10 लोग उसकी मदद पहुंच जाते हैं। पर आप दिल्ली मुंबई चले जाओ, लोग रोड पे मर रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, एक मतलब सिंगल बंदा आया ऐसे गन लेके, बड़े भीड़ भरे मार्केट में ऐसे लगा के एक बंदे से ऐसे पिस्टल पूरा मतलब उसका बैग छीन के भाग गया। और वहाँ पे सैकड़ों लोग रहे होंगे। ये कांड कोई मुगल सराय में नहीं कर सकता है, लेकिन दिल्ली में करके चला गया, क्योंकि वहाँ लोगों को लोगों से मतलब नहीं है। वहाँ पे मतलब क्या बोले, संवेदनाएँ ख़त्म हो चुकी पूरी तरीके से बड़े शहरों में। छोटे शहरों में तो फिर भी लगाव है लोगों का लोगों से। तो यहाँ हमारे फिर भी बचा हुआ है, पता नहीं अब हमारे यहाँ भी खत्म हो जाएगा कब, पता नहीं। मैंने एक पिक्चर देखी थी, कॉमेडी पिक्चर थी या जो भी आपने देखा होगा, बेबीज डे आउट। देखा है आपने? छोटा बच्चा था, सुना है, देखा नहीं। सुना है। उसमें क्या था कि एक छोटा सा बच्चा होता है करीब 1-8 साल का, जो मतलब बैठ नहीं पाता है और ठीक से खड़ा होकर चल नहीं पाता है। वो घर से मिस हो जाता है और उसको किडनैप करने वाले उसके पीछे लगे रहते हैं और उनसे बचते बचाते लास्ट में उनको जो पीछा कर रहे होते हैं, जो किडनैप करने के लिए, वो जेल में होते हैं और ये बच्चा घर आता है। और वो एक्ट कैसे करता है कि वो कुछ मैगजीन्स देखा होता है, जो बच्चों की मैगजीन्स होती हैं, और वो देखा होता है, और जब भी उसके दिमाग में इससे आगे कैसे बढ़े, तो मैगजीन का भी चित्र उसके दिमाग में आता है, उस हिसाब से वो एक्शन लेता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मतलब घर वालों ने ये सोच लिया था शुरू से ही कि ये बिना काम का आदमी है, मतलब इसको कुछ काम हम देना नहीं है। और मैं क्या करता था, जिनके विचार क्रांतिकारी होते हैं ना, क्रांतिकारी विचार, उनको लोग पागल ही समझते हैं। ये आज से नहीं है, पुराना चला आ रहा है ये। तो मैं क्या करता था, अगर क्रांतिकारी विचार रखने हैं तो तैयार रहिए, पीपल विल कॉल यू मैड। तो अब चूंकि तो मैं चाहता हूँ कि जैसे जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, कोई ऐसा बहुत क्लिष्ट या बहुत मुश्किल काम नहीं था। जैसे मैं अपने एम्प्लॉयर को फायर करता हूँ तो मेरा बच्चा भी अपने एम्प्लॉयर को फायर कर सकता है। कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ चला जाएगा, हो सकता है तो हो सकता है मम्मी चला जाना फायर करे। तो मैं चाहता हूँ कि जो सुखदेव या भगत सिंह या राजगुरु की जो हम बात कर रहे हैं, इनके कहानियों को किताबों के माध्यम से, ऐसे चर्चाओं के माध्यम से जो हमारी युवा पीढ़ी है, देखिए उनके बीच हम पहुँचाने का काम। इनकलाब जिंदाबाद बोलना बहुत आसान है, ठीक है, आज के दौर की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है। और ऐसा करने के लिए मतलब भगत सिंह का 1% भी बनने के लिए सिरफिरा होना पड़ेगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश में जो फ्रीडम फाइटर्स थे या जो हीरोज़ थे, अगर उनकी, जैसे आप जापान में चले जाएंगे तो वहाँ का जो लोकल ट्रेडिशन, लोकल कल्चर इस तरह का है कि चाहे वो अपने हीरोज़ हो, चाहे उनको बड़े संजीदा रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम बोलते हैं अनसंग वॉरियर। क्यों अनसंग है भाई? और अनसंग है क्यों? वो क्रेडिट नहीं मिला उसको। क्यों नहीं मिला? तो मुझे लग रहा है हिस्ट्री भाई बायस्ड है और क्या। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप मेरे क्लोज हो सकता है कि आपसे ज़्यादा कोई डिजर्विंग बंदा हो, आप मेरे क्लोज हो, मैंने आपको हीरो बना दिया, उसको पीछे छोड़ दिया, वो अनसंग हो गया बेचारा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अनसंग वॉरियर का ट्रेडिशन है, किताबों के माध्यम से, स्कूली शिक्षा के माध्यम से, उन कहानियों को हमको बच्चों के अंदर लेके आना चाहिए। क्योंकि जब बच्चों के अंदर वो उनके होता है ना कि कच्चा मन मस्तिष्क होता है, उनके मन पे जिसका छाप पड़ गया, वो उनका व्यक्तित्व आत्मसात करता है। आप बोलते हैं कि हम भगत सिंह का 1% भी नहीं हो सकते, लेकिन अगर बच्चे के मन मस्तिष्क पर उनका छाप पड़ गया तो 100 का 100% हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको शिक्षा में कुछ रिवोल्यूशन, कुछ क्रांति लानी चाहिए, ताकि हम एक सशक्त और होता है ना कि मानसिक रूप से समृद्ध। अब धीरे धीरे हमारी शिक्षा है ना, अभी तो खैर जॉब ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन आने वाला टाइम ऐसा हो जाएगा कि शिक्षा हमारी सिर्फ जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई बस पढ़ाई जाएगी बच्चों को, कि बस आपको पढ़ लिख के नौकरी मिल जाए और अपना जो लाइवलीहुड अपनी मतलब अर्न कर पाए बस। यानी रोबोट्स दुनिया कंट्रोल करने करे, हम रोबोटिक जरूर हो जाएंगे। हो ही रहे हैं, वो मजबूरी हो रही लोगों की, हो ही रहे हैं रोबोटिक। आप देखिए लोग प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं धीरे धीरे, सिर्फ प्रैक्टिकल, प्रोफेशनल प्रैक्टिकल। मैं एक बार फिर से मैं वही प्रश्न आपसे दोहराता हूँ कि आखिरी दिन है, फांसी लगने वाली है और चेहरे पे मुस्कान है, उसकी आप विवेचना करिए, उसको आप समझिए कि क्या मानसिकता थी और कैसे वो व्यक्तित्व उभर के आया। वो बोल तो रहा हूँ कि वो मतलब हर कोई बिरला ही होगा वैसा, मतलब कि जो अपनी मौत को देख के मुस्कुराए। वो भगत सिंह जैसे ही हो सकते हैं, हर कोई नहीं हो सकता वो।
अब करीब अच्छा बताइए मुझे, आपने कितनों के बारे में सुना है? आपकी एज जो भी होगी 25, 26, 27, 28, 30 साल एज होगी आपकी, आपने किसी को देखा है कि जो अपनी मौत को देख के हंस रहा हो? सद्दाम हुसैन जब उसको अमेरिकन कोर्ट में जब उसको फांसी हुई तो फांसी की सजा सुनने के बाद वो हंस रहा था। वो भी तो साला वही था, एकदम सिरफिरा, वो भी तो सिरफिरा ही था सद्दाम हुसैन भी। तो वैसे मतलब चलिए सद्दाम हुसैन बोल दिया, दूसरा नाम बताइए आप। नहीं याद कर पा रहे ना? वही मैं बोल रहा हूँ कि वो वैसे वो सिरफिरे होते हैं जो सर्वस्व लुटा देते हैं अपना। जैसे भगत सिंह जी ने अपना सर्वस्व लुटा दिया था, उनको पता था कि मैंने एग्ज़ाम दिया, ये रिजल्ट आ रहा है मेरा और मैं पास हो गया, एंड ही वाज लाफिंग अबाउट दैट ही सक्सीडेड और ही वर्कड हार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उनके स्माइल के पीछे कहानी थी, क्योंकि डर हर व्यक्ति को लगता है। जैसे हमारे महाभारत में क्या था कि जब कर्ण भारी पड़ रहा था अर्जुन पे, तो किसी ने कर्ण से पूछ लिया कि अर्जुन जैसा योद्धा आपके सामने है, आपको डर नहीं लगता? तो उसने जवाब दिया कि वो काठ के योद्धा होते होंगे जो डरते नहीं हैं। मतलब डर सबको, कर्ण को भी लग रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भगत सिंह के मन में भी शायद भाई मौत है, कुछ विचलन हो रहा भी होगा, लेकिन वो पीढ़ियों को ध्यान रखे हुए थे कि एक मैसेज क्या जाएगा, संदेश क्या जाएगा। क्योंकि जब उन्होंने बम फेंका था तो बम फेंकने के बाद ऐसा कहा जाता है, चाहे हिस्टोरियन उनके खिलाफ लिखे हों चाहे उनके पक्ष में लिखे हों, कि वो बड़ी ही आसानी से भाग सकते थे, पर उन्होंने सरेंडर किया, लेकिन वो भागे नहीं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और वो दिखाना चाहते थे कि जिस कॉज पे आप, और उन्होंने कहा भी था कि मेरे खून का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। तो वो उनका कैलकुलेटेड रिस्क था कि ठीक है फांसी ही सही, लेकिन एक भगत सिंह को तुम मार रहे हो और कल 1 करोड़ और 2 करोड़ भगत सिंह पैदा होंगे। और शायद उनका रिस्क सही भी था कि जैसे ही उनको फांसी दी गई तो उनका जो डेट था मुकर्रर किया गया कि इस दिन फांसी होनी है, तो पूरे देश में व्यापक मांग उठने लगी कि उनकी फांसी की सज़ा रुकनी चाहिए, उनको रिहा करना चाहिए। और अंग्रेज़ों में इस बात को लेकर इतनी घबराहट हो गई कि जो डेट तय था उसे 1 दिन पहले, और शाम के समय फांसी नहीं होती है, लेकिन उनको शाम के 7 बजे फांसी दी गई। यानी पूरी तरह से वो अनएथिकल काम था, और उनको फांसी दे के और जल्दी से उनके लाश को कई टुकड़ों में काटा गया, मिट्टी के तेल में जलाया गया। मतलब जो उनका मानना था कि मेरे खून से इनकलाब आएगा, वो इनकलाब आया। और यही कारण था कि वो हंस रहे थे, क्योंकि वो अपने मिशन में कामयाब थे। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि वो इसीलिए हंस रहे थे कि उनको पता था कि जो जिस काम के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है जीतोड़, आज उसका रिजल्ट उनके फेवर में आ गया। हाँ, इसलिए हंस रहे थे वो। तो इसका मतलब ये है कि तो अगर इसके लिए बहुत बहादुर होना पड़ता है कि है। अगर आप सच्चाई के रास्ते पे हैं तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि रिस्क पे क्या है। जैसे मैंने अपनी जब यात्रा शुरू की तो कई बार लोगों ने मुझे बोला कि फेमस होने के लिए या फिर मतलब बिक गए, तो बहुत सारी चीज़ें हुई, तो मैं घबरा जाता था कि यार लोग तो मुझे बदनाम कर रहे हैं। लेकिन शायद मैं ये कैलकुलेट करना भूल गया कि भगत सिंह ने अपने मौत तक को कैलकुलेट कर लिया। इंसान कोई काम करता है, जब किसी चीज़ का बीड़ा उठाता है ना, तो उसको मतलब क्रिटिसाइज़ करने वाले भी मिलते हैं। हर आदमी आपको मतलब आपका प्रेज़ नहीं करेगा, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ। You should accept both the criticism and the praises gleefully. भगत सिंह की वो वाली कहानी तो आपको याद होगी जब वो जलियांवाला बाग हत्याकांड जगह पहुंचे थे। जी बताइए उसको क्या कहानी थी। मतलब वही ना कि वो पहुंचे थे वहाँ पर और उन्होंने वो देखा, वहाँ पे दृश्य देख के वो भावुक हो गए कि मतलब किस तरीके से अंग्रेज़ों ने जो वहाँ पर हज़ारों लोगों का जो कत्लेआम किया था। आज हमारे घर में अगर कोई दुर्घटना हो जाए और 12 साल का या 15 साल का बच्चा है तो माँ बाप उसको घर में छिपा लेते हैं या बच्चा भी भाग जाता है वहाँ। देखिए मैं वही बता रहा हूँ आपसे, वो दौर और आज का दौर मतलब इनकम्पेरेबल है, कंपेयर नहीं किया जा सकता दोनों दौरों को। मतलब वो आज का दौर और वो दौर मतलब अब के बच्चे ज़्यादा मैच्योर हैं। नहीं मैच्योर हैं ठीक है, पर आपके बच्चे ज़्यादा भावुक नहीं हैं। मतलब इस तरह से आहत होकर मतलब इस तरीके के क्रांति विचार आपके अंदर मतलब उत्पन्न हो, इसके लिए अंदर आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए। वो भावना नहीं है आजकल के बच्चों में। मोबाइल के ज़माने में तो मतलब क्या बोलूँ मैं, जब से मोबाइल मतलब इसका दुष्परिणाम ही है कि मतलब पेरेंट्स से अलगाव हो गया बच्चों का।
मैं एक बार मैं स्कूल में पढ़ा रहा था और इंटरमीडिएट क्लास था, मतलब उनकी उम्र लगभग आपकी 18 साल की रहती है और बहुत बच्चे बदमाशी कर रहे थे। अब हर बार तो आप पीट नहीं सकते, तो मैंने भगत सिंह के नाम का सहारा लिया। मैंने बोला कि वो मात्र 12 साल के थे जब उनको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पता चला, तो करीब 12 से 15 मील दूर था वो जगह उनके स्कूल से, और उम्र सिर्फ 12 साल, नहीं 15 मील अब कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 40 किलोमीटर के आसपास आपका होता है। यानी 40 किलोमीटर वो पैदल चल के उस जगह पे पहुँचे, और मात्र 12 साल की उम्र उन्होंने मिट्टी उठाई जो खून से सनी हुई थी, और वहीं पे कसम खा लिया कि मेरा पूरा जीवन अब देश के लिए समर्पित है। और आप 18 साल के होके जिस उद्देश्य के लिए आप यहाँ पे आए हो, जो माँ बाप आप पे भरोसा करते हैं और सारा चीज़ आपको मिल रहा है और आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। बच्चे एकदम खामोश थे, एकदम शांत थे। तो मुझे लग रहा है कि भगत सिंह की कहानी हो, सुखदेव राजगुरु की कहानी हो या चंद्रशेखर आज़ाद कहानी हो, वो अनसंग नहीं होनी चाहिए। वो हर स्कूल में उसको बताया जाना चाहिए, हर घर में उसको बताया जाना चाहिए। मतलब बताया तो जाता है स्कूल में, ऐसी बात नहीं है, पर जितना मतलब एंथुजियास्टिक होना चाहिए इन स्टोरीज को, मतलब हमारे जो अनसंग हीरोज हैं उनकी उतना एंथुजियास्टिक नहीं मेरे हिसाब से। जब हम जैसे पेरेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि लोग चाहते हैं कि भगत सिंह जो है सामने वाले घर में पैदा हो, तो लोग ये सोचते हैं कि भगत सिंह का मतलब कि वो सामने वाले को मार देगा या सामने वाले से दुश्मनी ले लेगा। नहीं, भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जो 2 साल के जेल के दौरान जो है वो 300 किताबें पढ़ सकते हैं और किताबें लिख भी सकते हैं, और मतलब उनके विचार आज भी जिंदा है। यानी भगत सिंह का मतलब एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति नहीं, वो सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ गन चलाने आती थी, उनको लिखना भी आता था, पढ़ना भी आता था। यानी उनके जीवन को अगर कोई ध्यान से पढ़े तो इसका मतलब कि उनको ये अच्छे से पता था कि कहाँ गन चलाना है और कहाँ कलम चलानी है। तो मुझे पत्रकार भी थे। हाँ, और पत्रकार भी थे। तो जब उनकी ये सच्चाई है तो मुझे लग रहा है कि अगर पेरेंट्स को भी अगर भगत सिंह के जीवन के बारे में अगर सही चीज़ पता चले तो बोलेंगे कि भगत सिंह मेरे घर में भी होना चाहिए, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि उसका नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि शायद ही कोई परिवार होगा जो ये ना चाहेगा कि मेरे घर में भगत सिंह पैदा हो, मतलब इस सेंस में कि भाई एक महान पैट्रियोटिक थे वो हमारे मतलब देश के, वो तो इस सेंस में तो कोई भी चाहेगा कि नहीं मेरा बच्चा भगत सिंह बने। मतलब ऐसा नहीं है कि भगत सिंह को शायद ही कोई डिसलाइक करता होगा, वो मतलब हर दिल में बसते हैं भगत सिंह जी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर वो भारतीय नागरिक है तो हर दिल में बसते हैं भगत सिंह जी, और सभी के दिल में उनके मतलब उनके लिए सम्मान है। तो मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा होगा जो चाहता होगा। ये ठीक है, आप कहते हो कि सामने वाले के घर में पैदा हो, वो इस सेंस में बोलते हैं कि भाई क्रांति का वायलेंस वाला पक्ष सबके सामने रखा जाता है। नहीं, सिर्फ वायलेंस वाला नहीं, उन्होंने जो 23 साल की उम्र में अपनी शहादत दे दी और मतलब सब कुछ उन्होंने सर्वस्व कुर्बान कर दिया। तो आजकल लोग स्वार्थी हैं, सोचते हैं कि अरे हम बच्चा पैदा किए यार, लड़का मेरा अगर क्रांतिकारी हो जाएगा तो फिर हम लोग कौन देखेगा। इस स्वार्थ से लोग सोचते हैं कि सामने वाले के घर में पैदा हो, इसलिए नहीं कि वो मतलब वायलेशन करते थे या मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई नेगेटिव छवि नहीं है उनकी, वो इस स्वार्थी हो के लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, हम इस चर्चा को अब कंक्लूड करेंगे, लेकिन मैं एक आखिरी संदेश में यही आपको देना चाहूँगा कि भगत सिंह एक इंटेलेक्चुअल भी थे, वो 300-500 किताबें पढ़ने वाले व्यक्ति भी थे, और किताबें लिखी भी उन्होंने। हाँ, किताबें लिखी भी उन्होंने। और इसलिए मैं चाहता हूं कि भगत सिंह के नाम के आगे अनसंग वॉरियर न रहे, बल्कि उनके बारे में हर घर में बात होनी चाहिए और हर स्कूल में बात होनी चाहिए। बेशक। और डिप्लोमेटिक बनना भी है अगर, तो डिप्लोमेसी में आपके सबसे बड़े आदर्श सुभाष चंद्र बोस होने चाहिए कि जिस समय यहाँ के लोग भारत में अंग्रेजों से रस्साकसी कर रहे थे, वो पूरी दुनिया में घूम के और डिप्लोमेसी के माध्यम से वो सपोर्ट इकट्ठा कर रहे थे। यानी जब आप किसी से मदद मांगने जाते हैं तो आप बार्गेनिंग करते हैं, वो सामने वाला देखता है कि भाई आप उनकी मदद करने की स्थिति में है कि नहीं। अब सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे देश से हैं जो गुलाम है और पहुंच जाते हैं जापान, और कई सारे देशों में पहुंचते हैं, और वहाँ किस तरह से वो बार्गेनिंग करते होंगे कि उनसे वो मदद लेके आते हैं। सिंगापुर में पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत सारे जो कैदी होते हैं भारत के, उनको छुड़ा के लाते हैं। उनके पास जो आज़ाद हिंद फौज में जितने भी लोग थे वो सिर्फ बाहरी देशों में जेलों में कैद थे, उनको लेकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाया था। तो डिप्लोमेसी हो तो सुभाष चंद्र बोस जैसी डिप्लोमेसी को बदनाम न किया जाए। नहीं, देखिए उस दौर में डिप्लोमेसी का जो डेफिनेशन था वो अलग था, आज के दौर में
ओवैसी का डेफिनेशन अलग है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कंपेयर ना करें उस दौर को इस दौर से। मैं उस दौर को यहाँ ले आना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर दौर में हम जिए। अभी शायद वो दौर समय नहीं आया है, वो समय जब आएगा तो वो दौर वापस लौट कर आएगा। हम शायद ना देख पाए, हो सकता है कि देख भी लें, लेकिन वो दौर लौट कर वापस आएगा। मोदी जी अपने समय में भी भारत को विश्व गुरु बना देंगे। Who knows? तो इसी नोट पे अगर बना देंगे तो अच्छी बात है ना। वी ऑल प्रे फॉर तो होप फॉर द बेस्ट। इसी नोट पे हम चर्चा को ख़त्म करते हैं और उम्मीद है कि हमारी चर्चा आपको पसंद आई होगी। और इसी के साथ इनकलाब जिंदाबाद बोलते हुए इनकलाब जिंदाबाद इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।